आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट हमने जुडिशरी कंप्लीट कर लिया था, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे आर्टिकल्स जिनको एग्जाम्स में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है ना, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इस आर्टिकल में कौन सी बात की गई है, ये बात किस आर्टिकल में की गई है, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। तो वो सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं कभी ना कभी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारा कंट्री एक यूनियन है, किसका? स्टेट्स का, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है हमारा कंट्री? यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो यूनियन है इसकी टेरिटरी क्या है? टेरिटरी मतलब रीजन, क्षेत्र। ठीक है ना, ये जो यूनियन है इसकी टेरिटरी क्या है और इसका नेम, इसकी बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 1 में। फिर बात होती है आर्टिकल 2 की, वो बात करता है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। किसी भी नए स्टेट को इंडिया में शामिल करना, यानी कि कोई भी किसी और अदर कंट्री का एरिया जो इंडिया में शामिल होना चाह रहा है अपनी मर्जी से और आजाद होकर इंडिया में शामिल हो रहा है, ऐसे किसी एरिया को एक नए स्टेट के रूप में शामिल करना, या इंडिया में से ही किसी स्टेट को तोड़कर एक नया स्टेट बना देना, ये सारी बातें कहाँ की गई हैं? आर्टिकल 2 में। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे मतलब हो गया कि किसी स्टेट को तोड़कर उसी में से एक नया स्टेट बनाना, और एडमिशन मतलब कोई नया क्षेत्र भारत में आकर जोड़े और उसको एक एज अ नए स्टेट के रूप में जोड़ना। क्लियर है इतनी बात? वो बात कहाँ की गई है? आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 में। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे की। फिर बात होती है आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। वो स्टेट नहीं जो स्टेट्स हैं। स्टेट मतलब कंट्री, एक देश के रूप में एक राज्य की बात करता है। राज्य शब्द जहां भी आपको संविधान के अंदर मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां भी, क्या हो गया? क्या हो गया? देखो आगे आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ द स्टेट लिखा हुआ है। स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पर उस स्टेट से नहीं है जैसे हमारे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर जहां भी राज्य शब्द आएगा, स्टेट वर्ड आएगा, उसका मतलब कंट्री से है और कंट्री के उस सिस्टम से है जो कंट्री को रन कर रहा है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड वो सारे इंस्टीट्यूशन जो उसके डायरेक्शन पे वर्क करते हैं, वो सभी स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। इसके लिए एक अलग से क्लास करेंगे हम, जिसमें हम आर्टिकल 12 की डेफिनेशन को समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन के अंदर पूरी क्या चीज आती है। ठीक है ना? तो अभी इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ द स्टेट की। आर्टिकल 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, यानी कि गांव लेवल पर पंचायतों का गठन हो। ये बात कहाँ की गई है? सबसे पहले आर्टिकल 40 में। क्लियर है ना? आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल बड़ी चर्चा में है। आज के समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में बड़ा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये र्यूमर्स चल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लॉ लेकर आने वाली है, उसको एक लॉ बनाने वाली है। अब यहाँ पे तुम्हें समझना होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है। हिंदी में से बोलते हैं समान नागरिक संहिता। संहिता मतलब कानून। ठीक है ना? यहाँ पर एक डायलॉग दिया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बार बार, एक देश एक विधान एक संविधान। ठीक है ना? इस तरीके से नारा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये है कि पूरे देश के में अभी क्या है, इंडिया के अंदर हर धर्म के लिए अलग अलग लॉ है। जो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए कॉमन ही है। ठीक है ना? लेकिन जो सिविल लॉज है वो क्या है कि मुस्लिम्स के लिए अलग है उनका पर्सनल लॉ, हिंदुओं के लिए अलग है, क्रिश्चियंस के लिए अलग है, पारसीज के लिए अलग है, जैनों के लिए अलग है, बुद्धिज्म के लिए अलग है। यानी हर रिलीजन के लिए जो लॉ, जो सिविल लॉज हैं वो उनके धर्म के अकॉर्डिंग है, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या काम करेगा कि सभी रिलीजन के लिए कॉमन सिविल लॉ बन जाएंगे। यानी जो अभी सबके लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं सभी धर्मों के, वो नहीं रहेंगे, सभी धर्मों के लिए कॉमन लॉ बन जाएंगे जो सभी के लिए मान्य होंगे, जो सभी को मान्य होंगे। ठीक है ना? बट इसकी रास्ता इतनी आसान नहीं है, इसको बनाना बड़ा मुश्किल काम है। वो इसलिए क्योंकि देखो सभी धर्मों में डाइवर्सिटी तो है ही, साथ ही साथ एक धर्म के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज है। अब मैं हिंदू धर्म की बात करूं तो हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। उन सबको एक जगह पर लाकर एक कॉमन लॉज बनाना बड़ा मुश्किल काम है। देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या इसका ड्राफ्ट लेकर आती है, उसमें क्या क्या बातें होती है। तो पहले ड्राफ्ट आएगा जब देख के पता चलेगी। तो ये समझो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। आगे बात करते हैं
आर्टिकल 45 प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि आर्टिकल 21 ये पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू फ्रीडम में, वो यही बात करता है। वो पहले नहीं था, अमेंडमेंट करके ही तो ऐड किया गया, पहले ये बात यही थी कि बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन किया जाना चाहिए। अब तुम्हें पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 to 51, उसी में आता है बीच में आर्टिकल 45, 44, 40 ये सारे। तो ये जो 45 आर्टिकल है ये बात कर रहा है प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। और डीपीएसपी में मैंने तुम्हें बताया कौन सी बातें लिखी गई हैं, जो सरकार को डायरेक्शन दी गई है कि देश में आने वाली सरकारें इसमें लिखी हुई बातों पर अमल करेंगी, कानून बनाएंगी, ठीक है ना, कोशिश करेंगी, उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि इसमें लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए वो देश की पॉलिसीज बनाए। तो ये बात थी, तो काफी बाद में जाकर इसमें अमेंडमेंट करके इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में डाला गया, और फिर 6 साल से लेकर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए आज के समय में एजुकेशन फ्री और कंपलसरी है, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। क्लियर, ठीक है ना, ये बात यहाँ भी है, और इसी बात को यहाँ से लेकर के फंडामेंटल राइट में डाला गया। क्लियर है ये सारे आर्टिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और आर्टिकल्स। जी देखिए, अब बात करें हम आर्टिकल 51 की। आर्टिकल 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी जो सरकार है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी, ठीक है ना। सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेगी। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, जो टोटल 11 है, जिसमें शुरुआती 10 जो थी वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड की गई। उसके बाद लास्ट एक जो थी वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा ऐड करी गई। इस तरीके से टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, और इन फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने का रिकमेंडेशन एक कमेटी बनी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी, उसने दिया था। क्लियर है। अब आ गई आर्टिकल 52 का, जो बात करता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया का एक अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल का क्या मतलब होता है तो समझ लो, अटॉर्नी जनरल वो व्यक्ति होता है जो भारत सरकार की तरफ से भारत सरकार के सभी केसेस को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में देखता है, ठीक है ना। और दूसरे भी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उन सभी का हेड होता है अटॉर्नी जनरल, जो सबसे सुप्रीम एडवोकेट होता है सरकार का पक्ष रखने के लिए, ठीक है ना। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब सरकार का पक्ष रखने की बारी आती है तो उसको कौन रखता है, अटॉर्नी जनरल। क्लियर है। आर्टिकल 76 में इसकी बात की गई है। आर्टिकल 112 बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसे हम बजट बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। वो जो बजट वर्ड की जो बात है, वो जो बजट की बात है, वो किस नाम से होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है, उसी को हम बजट बोलते हैं। उसी के लिए उसी के मतलब इसी प्रोविजन को कंसीडर करते हुए हर साल बजट लाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे के आर्टिकल्स को। बात करेंगे हम आर्टिकल 124 की, जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की। क्या की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की। आर्टिकल 148 बात करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कैग, CAG, कैग, ठीक है ना। इसका काम होता है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के होने वाले खर्चों पर नजर रखना, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा एलोकेट किया गया है उनको, वो पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हुआ है उसकी पूरी ऑडिटिंग करना, ठीक है ना, उसका पूरा हिसाब किताब रखना है। किसका काम होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। क्लियर है। इसकी बात आर्टिकल 148 करता है कि इंडिया का एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 243 ये बात करता है ग्राम सभा की। किसकी, ग्राम सभा की। गांव में ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्राम सभा क्या होती है, किसी गांव में रहने वाले सभी वोटर्स को मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्राम सभा, ठीक है ना। अगर गांव बड़ा है तो एक ही है, छोटे छोटे गांव है तो वो 2-3 गांवों को मिलाकर एक ग्राम सभा हो सकती है। उस पर्टिकुलर उन 2-3 गांवों में मिलाकर जितने भी उस गांव में रहने वाले लोग जो वोटर कार्ड में, जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है, जो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, उन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्राम सभा। क्लियर। फिर आता है आर्टिकल 312 जो बात करता है ऑल इंडिया सर्विसेज की। कौन सी होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS, IFS, ये जो होती हैं IRS, ये क्या होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस,
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, तो ये होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। क्लियर है? इनकी बात आर्टिकल 312 में की गई है। आर्टिकल 338 बात करता है नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड ST, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए एक नेशनल कमीशन होगा, ये बात करता है आर्टिकल 338। फिर बात आती है आर्टिकल 343 जो यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है, यानी जो यूनियन है, जो पूरी कंट्री है, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होंगी। फिर आर्टिकल 345 बात करता है स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, कि इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या होंगी। क्लियर है? तो चलिए इतने आर्टिकल से अभी आगे और हैं कुछ, उनकी और बात करते हैं। अब आगे बात करें तो आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की, आप पढ़ ही चुके हो। आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी की, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी की। आर्टिकल 368 बात करता है पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की जो पार्लियामेंट की पावर्स है उनकी बात कौन करता है? आर्टिकल 368। फिर आता है आर्टिकल 371A जो बात करता है स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, यानी नागालैंड से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस इस आर्टिकल में किए गए हैं। क्लियर? फिर आता है लास्ट आर्टिकल 371J जिसमें हैदराबाद कर्नाटका रीजन को कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था आर्टिकल 370 से, लेकिन जम्मू और कश्मीर का जो आर्टिकल 370 का स्पेशल स्टेटस था वो खत्म कर दिया गया है 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। क्लियर है? खत्म कर दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट को लगा कि वहां ऐसा करना जरूरी था। ठीक है ना? तो जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का उसको आर्टिकल 370 से खत्म कर दिया गया है, लेकिन जितने भी हमारे पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी मतलब माउंटेन स्टेट जितने भी हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है ना, या नीचे प्लेट्यू रीजन में कुछ कर्नाटका जैसे हैदराबाद कर्नाटका रीजन, तो इनको स्पेशल स्टेटस अभी भी मिला हुआ है। ठीक है ना? कुछ स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजन इनके लिए किए गए हैं जो आर्टिकल 371 में जिनकी बात होती है, और आर्टिकल 371 में उसके सब क्लॉज हैं 371A, 371B, C, D, E, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने दो की बात करी है, एक जो नागालैंड के स्पेशल प्रोविजन की बात करता है और जे जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन के स्पेशल स्टेटस की बात करता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का टॉपिक खत्म होता है। कल हम बात करेंगे वैसे फंडामेंटल राइट्स की जो केवल इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं और किसी को नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, कल मुलाकात होगी आपसे।